नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 40। और इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है आपके 39 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और यहाँ पर दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेंगे। इसमें हम दोस्तों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के दोनों के जो है आपकी इसमें कंबाइंड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द टर्म रेनेसा वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जूल्स मिसलेट इन हिज वर्क। आपको बताना है जो रेनेसा टर्म है दोस्तों, आप जानती हैं इसको फर्स्ट यूज किया था, किसने यूज किया था? जूल्स मिसलेट ने इसको यूज किया था। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है जूल्स मिसलेट ने जो है अपने किस वर्क में जो है दोस्तों इस टर्म का यूज किया था। ठीक है, ऑप्शन देखिए, हिस्टोरिया द फ्रांस, हिस्टोरी डी फ्रांस, या फिर हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, या फिर हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? द टर्म रेनेसा वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जूल्स मिसलेट इन हिज वर्क। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? हिस्टोरी डी फ्रांस। ठीक है, मैंने करवाया था आपको ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, हिस्टोरी डी फ्रांस याद रखेंगे। ठीक है, बाकी जूल्स मिसलेट आप जानती हैं दोस्तों, जूल्स मिसलेट जो है ये क्या थे? एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे। क्या थे? फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच क्या थे? हिस्टोरियन। ठीक है, फ्रेंच हिस्टोरियन थे दोस्तों जूल्स मिसलेट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हु रोट डिफेंस ऑफ पोइजी। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर किसने इसको लिखा है डिफेंस ऑफ पोइजी। चलिए आंसर कीजिए। हु रोट डिफेंस ऑफ पोइजी? स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, थॉमस मूर, या फिर आपका नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का? हु रोट डिफेंस ऑफ पोइजी, किसने लिखा है डिफेंस ऑफ पोइजी? तो आप सभी जानते हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? सर फिलिप सिडनी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसका वर्क है डिफेंस ऑफ पोइजी? दोस्तों ये फिलिप सिडनी का वर्क है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिलिप सिडनी के बारे में दोस्तों आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिलिप सिडनी का आपको जो है लाइफ स्पैन पूछा जा सकता है इनका। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1554 से लेकर, ठीक है, 1554 से लेकर आपका 1586। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको ये एक एलिजाबेथन पोएट है दोस्तों। ठीक है, क्या है? एलिजाबेथन। ठीक है, एलिजाबेथन क्या है? एक एलिजाबेथन पोएट है दोस्तों। ठीक है, सर फिलिप सिडनी पूछा जाता है। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको याद रखने हैं। पहला तो आपको याद रखना है डिफेंस ऑफ पोइजी, और इसके साथ ही साथ दोस्तों इनका एक मेजर वर्क है द लेडी ऑफ मे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, एलिजाबेथन पोएट। ठीक है, और आपका इनका जो है लाइफ स्पैन। साथ ही साथ इनके वर्क्स की बात करें फिलिप सिडनी की, तो यहाँ पर फिलिप सिडनी की जो वर्क है दोस्तों आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका हो गया डिफेंस ऑफ पोइजी, एक इनका है दोस्तों एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। ये कई बार दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। ठीक है, पूछा जाएगा आपको। ठीक है, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला किसका वर्क है? तो ये है दोस्तों किसका वर्क है? ये है दोस्तों आपका किसका है? फिलिप सिडनी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आपका एक इंपॉर्टेंट वर्क है सिडनी का, आपको ध्यान रखना है, द लेडी ऑफ मे। ठीक है, द लेडी ऑफ मे। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों फिलिप सिडनी का, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, आपको आंसर करना है दोस्तों 3 मेजर पीरियड्स ऑफ रेनेसा आर। आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में 3 मेजर पीरियड्स ऑफ रेनेसा। रेनेसा के 3 मेजर पीरियड्स कौन है? चलिए आंसर कीजिए। पहला देखिए
अर्ली हाई लेट रेनेसा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रेनेसा, या फिर अर्ली मिड एंड लेट रेनेसा, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 मेजर पार्ट्स ऑफ रेनेसा दोस्तों, क्या हो जाएगा बताइए? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका? 3 मेजर पीरियड्स ऑफ रेनेसा आर, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अर्ली रेनेसा आपने सुना होगा, ठीक है, फर्स्ट में अर्ली रेनेसा, तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं आपका, ठीक है, बी वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड रेनेसा तो होगा नहीं, ठीक। तो अर्ली रेनेसा आता है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका? हाई रेनेसा आता है, उसके बाद फिर आता है आपका लेट रेनेसा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे 3 मेजर पार्ट्स ऑफ रेनेसा पूछा जाएगा आपको। पहला याद रखेंगे अर्ली रेनेसा, उसके बाद याद रखेंगे हाई रेनेसा, उसके बाद याद रखेंगे लेट रेनेसा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बाकी अर्ली रेनेसा का काल अगर आपको पूछा जाएगा तो अर्ली रेनेसा का काल है दोस्तों 1400 से लेकर आपका, ठीक है, 1400 से लेकर 1490 तक आपका अर्ली रेनेसा में आता है, ठीक है। और इसके बाद जो हाई रेनेसा है, हाई रेनेसा का भी याद रखेंगे 1490 से लेकर 1490 से लेकर 490 से लेकर 1527 तक आता है आपका हाई रेनेसा। उसके बाद आता है आपका लेट रेनेसा, ठीक है, ये आता है 1527 से आपका 1600, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, 3 मेजर पीरियड्स ऑफ रेनेसा ये पूछे जाते हैं, अर्ली रेनेसा, हाई रेनेसा और लेट रेनेसा, ठीक है। तीनों के मैंने आपको समय भी बता दिया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर जो है दोस्तों जरूर कमेंट करें। चलिए 4 का आंसर कीजिए, मेटाफिजिकल पोएट्स बिलोंग टू विच कंट्री, सॉरी विच सेंचुरी। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है मेटाफिजिकल पोएट्स जो है ये किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे, 14th 15th 16th या फिर 17th। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? मेटाफिजिकल पोएट्स बिलोंग टू विच सेंचुरी, बताइए। और साथ ही साथ यहाँ से दोस्तों आपको क्या पूछे जाते हैं, मेटाफिजिकल पोएट्स के नेम पूछे जाते हैं, ठीक है। वो भी आपको साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि आपको एमसीक्यूज में जो है क्या दे देंगे, एक नाम ऐसा दे देंगे जो मेटाफिजिकल पोएट्स के अंदर नहीं आते, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेटाफिजिकल पोएट्स बिलोंग टू विच सेंचुरी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 17th सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे मेटाफिजिकल पोएट्स आर अ 17th सेंचुरी ग्रुप ऑफ ब्रिटिश पोएट्स, ठीक है। जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं दोस्तों ये क्या है, एक ग्रुप है 17th सेंचुरी का ब्रिटिश पोएट्स का, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। ब्रिटिश पोएट्स का क्या है, ब्रिटिश पोएट्स का एक ग्रुप है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर जो है कौन कौन से आपके पोएट आ जाते हैं मेटाफिजिकल में, तो ध्यान रखेंगे ये भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स कौन कौन से हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो इनमें आपको ध्यान रखना है नाम, ठीक है। पहला नाम याद रखना है जॉन डन, ठीक है, तो आपने पढ़ाई है, ठीक है। जॉन डन जो है दोस्तों ये आपके मेटाफिजिकल में आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपका जॉर्ज हर्बर्ट आते हैं, ठीक है, ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट, ठीक है, हर्बर्ट, जॉर्ज हर्बर्ट हो गया, ठीक है। साथ ही साथ एंड्रयू मार्वेल हो गया, ठीक है, एंड्रयू मार्वेल, एंड्रयू मार्वेल, ठीक है, एंड्रयू मार्वेल। और कौन है मेटाफिजिकल पोएट बताइए? अब्राहम कॉल्वे है, ठीक है, अब्राहम, ठीक है, अब्राहम काउले, ठीक है, अब्राहम काउले हो गया, ठीक है। और कौन सा है आपका मेटाफिजिकल पोएट, और कौन है? रिचर्ड क्रोसो है, ठीक है, क्रोसो, CRASHAW, ठीक है। ध्यान रखेंगे रिचर्ड क्रोसो जो है ये भी जो है आपकी क्या है मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मेटाफिजिकल पोएट्स आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। मेटाफिजिकल पोएट्स आर 17th सेंचुरी ग्रुप ऑफ ब्रिटिश पोएट्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मेटाफिजिकल पोएट्स याद रखने हैं, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है दोस्तों, द मेटाफिजिकल पोइट्री 1921 इज एन एसे रिटन बाय। तो आपको बताना है दोस्तों, द मेटाफिजिकल पोइट्री 1921 ये दोस्तों ऐसे किसका है, ये निबंध किसका है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, टी.एस. इलियट, फ्रांसिस बेकन, जॉर्ज हर्बर्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर? द मेटाफिजिकल पोइट्री 1921। ध्यान रखेंगे ये क्या है, एक ऐसे है दोस्तों। इसको किसने लिखा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का? 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? टी.एस. इलियट। ठीक है, टी.एस. इलियट का ऐसे है दोस्तों ये, द मेटाफिजिकल पोइट्री 1921। ध्यान रखेंगे, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, ये कई बार पूछा गया है दोस्तों ये वर्क, द मेटाफिजिकल पोइट्री 1921। ठीक है, ये क्या है, एक ऐसे है दोस्तों, इसको लिखा है किसने? टी.एस. इलियट ने। ठीक है, टी.एस. इलियट के दोस्तों आपको एक दो और ऐसे जो है याद रखने हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से इनकी कैसे, एक तो आपका तो मेटाफिजिकल पोइट्री 1921 हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक ध्यान रखना है, इनका ऐसे है दोस्तों हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था हैमलेट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ठीक है, हिज प्रॉब्लम्स। ठीक है, हिज प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये भी जो है आपका ऐसे है दोस्तों टी.एस. इलियट का, इसको ध्यान में रखेंगे, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ठीक है, साथ ही साथ इनका एक और जो है ऐसे है दोस्तों, क्या है, आपका ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन सा ऐसे है इनका, एक दूसरा ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लें, दो, द मेटाफिजिकल पोइट्री हो गया 1921 और दूसरा हो गया हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तीसरा इनका ऐसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, तीसरा इनका ऐसे है दोस्तों ट्रेडिशन। ठीक है, पढ़ा है आपने। ठीक है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल टैलेंट। ठीक है, टैलेंट, ये आया था 1919 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी जो है टी.एस. इलियट की क्या है, ऐसे है दोस्तों टी.एस. इलियट का, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों टी.एस. इलियट की अदर जो वर्क्स हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, सारे मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, जैसे आपका द वेस्टलैंड हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ द लव सॉन्ग ऑफ जी अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक हो गया। ठीक है, साथ ही साथ आपका द कॉकटेल पार्टी हो गया, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क हो गया। ठीक है, जर्नी ऑफ द मेजाई हो गया, द रॉक हो गया। ठीक है, ये सारे मैंने आपको बताए हैं। मर्डर इन द कैथेड्रल हो गया। ठीक है, साथ ही साथ आपका और कौन कौन से वर्क है, एज वेंसडे हो गया। ठीक है, तो काफ़ी सारे इनके वर्क्स हैं दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ नोट करते हुए चलें। देखिए टी.एस. इलियट जो है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है टी.एस. इलियट के बारे में। टी ये दोस्तों अमेरिका बोर्न है और ब्रिटिश पोएट हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। और नोबेल प्राइज़ कब मिला था दोस्तों टी.एस. इलियट को? नोबेल प्राइज़ पूछा जाएगा आपको। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला इनको, कब मिला? 19, बताइए कब मिला? 1948 में मिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे, टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1948। चलिए इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स एक बार देख लेते हैं। कई बार मैंने आपको बता रखे हैं, अब तो आपको याद हो चुके होंगे। ठीक है, मैंने इनके ऐसे बताए आपको, उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहला जो है द मेटाफिजिकल पोएट्री 1921, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स एंड ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ठीक है, तीनों याद रखेंगे। ठीक, इसके साथ ही इनके मेजर वर्क्स याद रखेंगे दोस्तों, द लव सॉन्ग ऑफ जी अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये तो आप जानती हैं। ठीक है, साथ ही साथ द वेस्टलैंड। ठीक है, द वेस्ट द वेस्टलैंड कब आया है, वेस्टलैंड कमेंट कीजिए। ठीक है, द वेस्टलैंड हो गया। ठीक है, द रॉक हो गया। ठीक है, द रॉक कब आया इनका, द रॉक वर्क कमेंट कीजिए साथ ही साथ। और आपका जो है जर्नी ऑफ द मैजाई। ठीक है, ठीक है, जर्नी ऑफ द
मैजाई, ठीक है, जर्नी ऑफ द मैजाई, ठीक है, जर्नी ऑफ द मैजाई कब आया इनका वर्क, कमेंट कीजिए। साथ ही साथ द कॉकटेल पार्टी हो गया, ठीक है, द कॉकटेल पार्टी, ठीक, द कॉकटेल पार्टी कब आया इनका, द कॉकटेल पार्टी, ठीक है। साथ ही साथ इनका और कौन कौन से वर्क हैं, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क है, ठीक है, और साथ ही साथ एज वेंसडे है इनका वर्क, ठीक है, ठीक है। तो सारे जो है वर्क किसके हैं, टी एच एलियट के हैं दोस्तों। मैंने सारे बता रखे हैं आपको, तो आपको सारे ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जैसे आपका था वेस्टलैंड कब आया था, ये आ गया था 1922 में, 1922 में, ठीक है। दी रॉक की बात करें, दी रॉक आया था इनका वर्क 1934 में, 1934 में आया था दी रॉक, ठीक है। उसके साथ ही साथ द जर्नी ऑफ मैजाई कई बार पूछा गया है दोस्तों, जर्नी ऑफ द मैजाई वर्क जो है टी एस एलियट का कब आया था, तो ये आया था दोस्तों, मैंने बताया था आपको 1927 में, ठीक है, 1927 में आया था जर्नी ऑफ मैजाई, ठीक है। एस वेंसडे जो है ये आया था इनका, कब आया था, 1930 में, 1930 में आया था, ठीक है। कॉकटेल पार्टी की बात करें तो कॉकटेल पार्टी जो है इनका कब आया था, चलिए बताइए। द कॉकटेल पार्टी, इनका ये वर्क आया था दोस्तों 1949 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट वर्क हैं टी एस एलियट के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेटाफिजिकल पोएट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं इनको जाना जाता है दोस्तों हॉली पोएट्स के नेम से, वॉर पोएट्स के नेम से, या फिर आपका बारोक पोएट्स के नेम से, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, मेटाफिजिकल पोएट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है और मेटाफिजिकल पोएट्स को, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। वॉर पोएट्स होगा, या फिर बारूक पोएट्स होगा, या फिर आपका होली पोएट्स होगा। 6 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेटाफिजिकल पोएट्स आर ऑल्सो कॉल्ड बारूक पोएट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं ऑल्सो कॉल्ड बरीक पोएट्स, ठीक है, या बारोक पोएट्स कह सकते हैं, ठीक। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ गॉथिक लिटरेचर, चलिए आंसर कीजिए। हु इज कंसिडर द फादर ऑफ गॉथिक लिटरेचर, किसको माना जाता है दोस्तों गॉथिक लिटरेचर का फादर, चलिए आंसर कीजिए। होरेस वोल्पोल, चार्ल्स डिकेंस, शेक्सपियर, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। हु इज कंसिडर द फादर ऑफ गॉथिक लिटरेचर, किसको माना जाता है दोस्तों फादर, किसको माना जाता है गॉथिक लिटरेचर का, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का, फादर ऑफ गॉथिक लिटरेचर। और गॉथिक लिटरेचर आप जानती हैं दोस्तों क्या होता है गॉथिक लिटरेचर, ये इसमें दोस्तों क्या होता है, हॉरर जो है आपका देखने को मिलता है, यानी कि गॉथिक जो साहित्य होता है लेखन की एक ऐसी विधा है जो भय, रहस्य और अलौकिक घटनाएं जैसे आपका भूत प्रेत और निराशाजनक वातावरण पर केंद्रित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ गॉथिक लिटरेचर, तो राइट आंसर हो जाएगा होरेस वोल्पोल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ गॉथिक लिटरेचर जो है आप सभी जानते हैं गॉथिक लिटरेचर के बारे में, ये एक जोनर है दोस्तों, ठीक है। इट इज़ ए जोनर ऑफ फिक्शन दैट ब्लेंड्स हॉरर, रोमांस एंड डेथ and characterized by dark settings, supernatural elements and intense emotions, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये गॉथिक जो लिटरेचर है दोस्तों, गॉथिक साहित्य, ये दोस्तों लेखन की एक ऐसी विधा है जो भय, रहस्य और जो अलौकिक घटनाएं हैं, भूत प्रेत और निराशाजनक वातावरण पर केंद्रित होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे होरेस वोल्पोल का नाम, ठीक। चलिए अगला देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हु वाज द लीडिंग स्पिरिट इन द प्री रैफलाइट ग्रुप,
आपको बताना है प्री रैफलाइट ग्रुप की लीडिंग जो एस्पिरिट थे कौन थे। चलिए, ये प्री रैफलाइट ग्रुप मैंने आपको बताया था, जिसको प्री रैफलाइट ब्रदरहुड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, थॉमस वॉलनर, डीजी रसोटी, ठीक है, विलियम हॉलमेंट हंट। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। हु वॉज द लीडिंग स्पिरिट इन प्री रैफलाइट ग्रुप या प्री रैफलाइट ब्रदरहुड। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 का क्या हो जाएगा, गैब्रियल रसोटी हो जाएगा, डीजी रसोटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर लीडिंग स्पिरिट की बात हो रही है, तो लीडिंग में कौन कौन थे, डीजी रसोटी, और कौन था, जॉन एवरेट मिलेस था, और कौन था तीसरा, हॉलमेंट हंट। ठीक है, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों द प्री रैफलाइट ग्रुप, जिससे हम प्री रैफलाइट ब्रदरहुड भी कहते हैं, ये क्या है दोस्तों, आपको याद करना है। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स, पोएट्स एंड क्रिटिक। ठीक है, ग्रुप है दोस्तों ये। ठीक है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंग्लिश, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स, ठीक है, पेंटर्स, ठीक है, पेंटर्स हो गया, पोएट्स, ठीक है, पोएट्स एंड क्रिटिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, क्रिटिक। ठीक, तो ये क्या है, प्री रैफलाइट ग्रुप, ये ग्रुप है दोस्तों, ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स, पोएट्स एंड क्रिटिक का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि प्री रैफलाइट ग्रुप फाउंडेड इन, ठीक है, इसको फाउंड किसने किया था, फाउंडेड इन, तीन नाम आपको याद रखने हैं, फाउंडेड इन, पहले तो आपको याद रखना है कब किया इसको फाउंड। ठीक है, तो प्री रैफलाइट ग्रुप को दोस्तों इसको फाउंडेड किया था, कब किया था, 1848 में। ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 1839 याद रखेंगे। ठीक है, प्री रैफलाइट ग्रुप, ठीक है, इसको ये बना दोस्तों 1848 में। ठीक है, तीन नाम आपको याद रखने हैं, विलियम हॉलमैन हंट का, और आपका दूसरा जॉन एवरेट मिलेस का, और तीसरा दांते गैब्रियल रसोटी का। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं स्टार्टिंग के, जो लीडिंग इसमें जो लीडिंग पोएट्स थे। ठीक है, बाकी अदर जो हैं मेंबर पूछे जाते हैं प्री रैफलाइट ग्रुप के, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तीन नाम कौन कौन से, 1848 याद रखेंगे। ठीक है, तीन नाम आपको याद रखने। ठीक है, लीडिंग में जो थे आपके प्री रैफलाइट ग्रुप या प्री रैफलाइट ब्रदरहुड के, एक तो आपको हॉलमैन हंट याद रखना है, दूसरा आपको डीजी रसोटी याद रखना है, और तीसरा याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है, जॉन एवरेट मिलेस। ठीक है, क्या याद रखना है, जॉन, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, तीसरा याद रखना है, जॉन, ठीक है, जॉन, जॉन एवरेट, MILLES, ठीक है, मिलेस। ये तीन नाम आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। ठीक है, ये तीन जो हैं इसमें लीडिंग में थे दोस्तों। ठीक है, प्री रैफलाइट ग्रुप के, जिनने दोस्तों इस्टेब्लिश किया था इसको, कब किया था, 1848 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है कौन जो है दोस्तों में अदर मेंबर्स थे, पूछे जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको इसको डीपली जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो प्री रैफलाइट ग्रुप्स के दोस्तों मेंबर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने 3 मेंबर आपको पहले बता दिए। ठीक है, ये भी जो है थॉमस वुलनर भी जो है ये भी मेंबर थे प्री रैफलाइट के। ठीक है, नाम याद रखेंगे। और कौन था प्री रैफलाइट का, बताइए, जेम्स कॉलिंसन का नाम याद रखेंगे। ठीक है, जेम्स कॉलिंसन। ठीक है, जेम्स कॉलिंसन भी दोस्तों ये भी प्री रैफलाइट के मेंबर थे। ठीक है, और कौन था बताइए, विलियम मॉरिस याद रखेंगे नाम। ठीक है, विलियम ये पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, विलियम मॉरिस। ठीक है, विलियम मॉरिस भी दोस्तों ये भी मेंबर थे प्री रैफलाइट के। ठीक है, और कौन था बताइए, क्रिस्टीना रसोटी। ठीक है,
क्रिस्टीना, ठीक है, क्रिस्टीना रसौटी, ठीक है, क्रिस्टीना रसौटी हो गया। और कौन था बताइए? विलियम माइकल रसौटी, ठीक है, विलियम माइकल, ठीक है, ध्यान रखेंगे माइकल, विलियम माइकल रसौटी, ठीक है। तो ये सारे मेंबर किसके हैं दोस्तों? हाँ, प्री रेफलाइट ग्रुप के हैं, आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। विलियम हॉलमैन हंट हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जॉन एवरेट मिलेस हो गया, मैंने अभी बताया, ठीक है। दांते गैब्रियल रसौटी हो गया, ठीक है। विलियम माइकल रसौटी हो गया, जेम्स कॉलिंसन हो गया, ठीक है। विलियम मॉरिस हो गया, क्रिस्टीना रसौटी हो गया। तो ये सारे जो हैं आपके दोस्तों प्री रेफलाइट ग्रुप के क्या है मेंबर्स हैं, ठीक है। इनके नाम पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों आपको सिनोनियम बताना है, ठीक है, पर्यायवाची बताना है। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ एम्पल, ठीक है। आपको एम्पल का जो है क्या बताना है? सिनोनियम बताना है, ठीक है। क्या बताना है? सिनोनियम। क्या हो जाएगा बताइए? एम्पल का मतलब क्या होता है? रेयर होता है, प्लेंटीफुल होता है, या फिर आपका इनसफिशिएंट होता है, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ एम्पल? एम्पल का पर्यायवाची बताना है, सिनोनियम बताना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों एम्पल का क्या मतलब होता है। एम्पल का क्या होता है मतलब बताइए? एम्पल का मतलब होता है दोस्तों प्रचुर कहते हैं जिसको, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रचुर या पर्याप्त, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रचुर, प्रचुर या कह सकते हैं पर्याप्त, ठीक है। या कह सकते हैं इसको इनफ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनफ कह सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? सफिशिएंट कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, सफिशिएंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? 9 हो जाएगा दोस्तों प्लेंटीफुल, ठीक है। प्लेंटीफुल मीन्स भी क्या होता है? प्रचुर होता है दोस्तों, प्रचुर, पर्याप्त, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। रेयर की बात करें तो रेयर तो आपका दुर्लभ होता है, ठीक है। और यहाँ पर इनसफिशिएंट की बात करें तो ये आपका जो है अपर्याप्त हो जाएगा, ठीक, ये होगा नहीं। तो यहाँ पर आपका प्लेंटीफुल हो जाएगा, ठीक है। एम्पल मीन्स होता है प्रचुर, पर्याप्त, और प्लेंटीफुल मीन्स भी क्या होता है आपका? प्रचुर, पर्याप्त होता है, ठीक है। इसको आप सफिशिएंट कह सकते हैं, इनफ कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 में आपको आंसर करना है दोस्तों व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हार्मोनी। चलिए हार्मोनी का जो है आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है दोस्तों, यहाँ पर विलोम बताना है, ठीक है। हार्मोनी का जो है आपको विलोम बताना है। क्या हो जाएगा? एकॉर्ड हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, या फिर यूनिटी हो जाएगा। बताइए हार्मोनी का मतलब क्या होता है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों हार्मोनी का मतलब होता है आपका क्या होता है? सद्भाव, या आप कह सकते हैं सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य कहते हैं दोस्तों, ठीक है, सामंजस्य, ठीक है, सद्भाव। तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम? क्या हो जाएगा? एकॉर्ड होगा। एकॉर्ड तो होगा नहीं दोस्तों, एकॉर्ड मीन्स तो आपका क्या होता है? सहमति होता है एकॉर्ड मीन्स, ठीक है, सहमति, ये तो होगा नहीं, ठीक। दूसरा देखिए एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट तो समझौता होता है, ठीक है, ये होगा नहीं, ठीक है। यूनिटी की बात करें, यूनिटी मीन्स तो एकता होता है, ये होगा नहीं, ठीक। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। सामंजस्य का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि टकराव, संघर्ष, ठीक है, टकराव, संघर्ष कह सकते हैं, ठीक है, जिसको आप कहते हैं इनकाउंटर कहते हैं, ठीक है, इनकाउंटर, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रिक्शन कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? और कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं? इनकाउंटर, ठीक है, इनकाउंटर कह सकते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं? इसको फ्रिक्शन कह सकते हैं, FRICTION, फ्रिक्शन, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पर आपका
हार्मोनी का मतलब होता है सामंजस्य, सद्भाव, तो इसका एंटोनिम, इसका विलोम क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, यानी कि टकराव, संघर्ष। ठीक है, चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से आपको जो है वन वर्ड देख आंसर करने हैं। चलिए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको आंसर करना है द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ। क्या कहते हैं इसको? द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, यानी कि मृत्यु के अधीन होने की अवस्था। क्या कहते हैं इसको? डेडली कहते हैं, इमॉर्टेलिटी कहते हैं, या फिर मॉर्बिडिटी कहते हैं, या फिर मॉर्टेलिटी कहते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करना है आपको। द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, यानी कि मृत्यु के अधीन होने की अवस्था जो है, इसको क्या कहते हैं? तो 11 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्टेलिटी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मॉर्टेलिटी। क्या बोलते हैं? मॉर्टेलिटी। डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मॉर्टेलिटी जिसको हम क्या बोलते हैं? मृत्यु दर या फिर मृत्यु संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करें डेडली की, तो डेडली मीन्स तो आपका क्या होता है? घातक होता है। ठीक है, क्या होता है? घातक। ठीक है, और यहाँ पर इमोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? आप सभी ने पढ़ा है, अमरता। ठीक है, और यहाँ पर मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? ये रोगों से रिलेटेड है, आपका रोगों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा मॉर्टेलिटी। ठीक है, मॉर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? मृत्यु दर। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर कीजिए। ये भी आपका वन वर्ड है, आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा? अ सीक्रेट और डिस्गाइज वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, गुप्त लेख बोलते हैं जिसको, या फिर कह सकते हैं रहस्यमय लेख या गुप्त लेख, जो सीक्रेट लिखे जाते हैं, ऐसी राइटिंग को क्या बोलते हैं? बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12 का दोस्तों। क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर? मैंने पहले भी बताया था आपको, साइफर। ठीक है, साइफर कहते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, साइफर क्या होता है दोस्तों? ये होता है रहस्यमय लेख, गुप्त लेख जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, आपको या तो CYPHER सैफर लिख के मिलेगा, या फिर आपको ये कैसे मिलेगा? ऐसे भी मिल सकता है, CIPHER। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों का मतलब एक ही है, गुप्त लेख। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर करना है। ये भी आपका जो है वन वर्ड है, आंसर कीजिए। अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, क्या बोलते हैं बताइए? अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, किड्स बोलते हैं, ब्रूड बोलते हैं, लिटर बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज? अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स यानी कि युवा पक्षियों का एक परिवार। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, किड्स तो होगा नहीं। ठीक है, क्या होगा? राइट आंसर बताइए। अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, युवा पक्षियों का एक परिवार, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम ब्रूड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आपका जो है वन वर्ड से है। ठीक है, देखिए। अ शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच, क्या बोलते हैं? अ शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच, क्या बोलेंगे? स्लम्बर बोलेंगे, या फिर सिएस्टा बोलेंगे, या फिर डोज बोलेंगे, या फिर नन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा? अ शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच, यानी कि दोपहर के भोजन के बाद ली जाने वाली थोड़ी देर की जो नींद होती है, उसको क्या बोलते हैं? बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का। अ शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच, यानी कि दोपहर के भोजन के बाद ली जाने वाली थोड़ी देर की जो नींद होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों सिएस्टा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या बोलते हैं? सिएस्टा बोलते हैं इसको। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों स्लम्बर की बात करें तो स्लम्बर मीन्स तो आपका क्या होता है? नींद होता है ना, और डोज का मतलब होता है झपकी लेना। तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, फ्री वर्स इज ऑल्सो नॉन एज। आपको बताना है फ्री वर्स को जो है और किस नाम से भी जाना जाता है। फ्री वर्स इज ऑल्सो नॉन एज ब्लैंक वर्स, ठीक है, लूज पोएम, या फिर वर्स लिब्रे, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? फ्री वर्स इज ऑल्सो नॉन एज, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप सभी ने पढ़ा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों वर्स लिब्रे। ठीक है, फ्री वर्स को क्या कहते हैं? वर्स लिब्रे भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है दोस्तों, एक तो आपका क्या बोलते हैं, वर्स लिब्रे बोलते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, ओपन वर्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पूछा जाएगा आपको ओपन वर्स। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आपको आंसर करना है। आंसर कीजिए दोस्तों। जी.बी. शॉ स्टार्टेड राइटिंग ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म फॉर। जी.बी. शॉ की बात हो रही, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ स्टार्टेड राइटिंग ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म फॉर, किसके लिए? द वर्ड, द सैटरडे रिव्यू, या फिर इंग्लिश गजट। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने दोस्तों स्टार्टेड किया था राइटिंग ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म फॉर द वर्ड, द सैटरडे रिव्यू, द इंग्लिश गजट। क्या हो जाएगा राइट आंसर 16 का? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों द सैटरडे रिव्यू। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ दोस्तों, आपने पढ़ा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ दोस्तों ये क्या थे? एक आयरिश राइटर थे दोस्तों। ठीक है, आयरिश, ठीक है, पूछा जाता है, आयरिश राइटर थे। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और इनका जो है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कब से कब तक इनका काल, जीवन काल रहा। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 1856 में। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। और इनकी डेथ हुई थी 1950 में, 1950 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपको पूछा जाएगा। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के इम्पोर्टेंट वर्क्स आप सभी ने पढ़े हैं। ठीक है, जैसे इनका इम्पोर्टेंट वर्क कौन कौन से इनके इम्पोर्टेंट वर्क, तो सारे जो है इम्पोर्टेंट है होने को, तो ठीक है, कोई भी आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए एक बार देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखने हैं दोस्तों विडोवर्स हाउसेस। ठीक है, ठीक है, विडोवर्स, विडोवर हाउसेस। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे आपका आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, तो आपने पढ़ा है। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन हो गया। ठीक है, और कौन सा वर्क है इनका बताइए? कैंडिडा हो गया, ये कई बार पूछा है, कैंडिडा। ठीक है, कैंडिडा हो गया। और कौन सा वर्क है इनका कैंडिडा के अलावा बताइए? सेंट जॉन है इनका। ठीक है, सेंट जॉन, सेंट जॉन। और कौन सा वर्क है बताइए? सेंट जॉन हो गया, कैंडिडा हो गया, आर्म्स एंड द मैन, विडोवर हाउसेस। और क्या है बताइए इसके अलावा? ये पूछा जाता है कैंडिडा कब आया था इनका। ठीक है, तो कैंडिडा आया था 1894 में। ठीक है, 1894, 1894 में आया था आपका। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन भी आपका कब आया था? ये भी आपका 1894 में आया था, 1894 में। ठीक है, पूछा गया है आर्म्स एंड द मैन का, तो इसको ध्यान में रखेंगे। सेंट जॉन आप जानती हैं, सेंट जॉन आया था इनका कब आया था? 1923 में आया था सेंट जॉन। ठीक, चलिए और क्या वर्क है इनके बताइए सेंट जॉन के अलावा? मेजर बारबरा इनका वर्क है। ठीक है, इनको नोट कर लें। ठीक, इसके अलावा जो है इनके जो वर्क हैं जी.बी. शॉ के, और कौन से वर्क हैं? मेजर है इनका, मेजर बारबरा। ठीक है, मेजर बारबरा। ठीक है, मेजर बारबरा इनका वर्क है, कब आया था ये? 1905 में आया था इनका वर्क। ठीक है, द एप्पल कार्ड भी है इनका वर्क दोस्तों। ठीक है, द एप्पल कार्ड। ठीक है, द एप्पल कार्ड जो है किसका वर्क है आपको पूछा जाएगा? द एप्पल कार्ड तो किसका वर्क है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है, ये आया था इनका 1929 में। ठीक है, और क्या वर्क है इनका बताइए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का? मैन एंड सुपरमैन पढ़ा होगा आपने। ठीक है, मैन एंड सुपरमैन किसका वर्क है? मैन एंड सुपरमैन किसका वर्क है?
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है मैन एंड सुपरमैन। कब आया था? 1903 में आया था। ठीक है, 1903 में। ठीक है, मैन एंड सुपरमैन। और क्या था इनका वर्क बताइए? और था दोस्तों मिसिस वारेन्स प्रोफेशन इनका वर्क था। ठीक है, यू नेवर कैन टेल इनका वर्क है। ठीक है, तो सारे वर्क दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को। तो यहाँ से जरूर दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपने आंसर करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, हु सेड अबाउट वर्जीनिया वुल्फ सी हैड नो टेस्ट फॉर रफ डायमंड्स। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। आपको पूछा गया है हु सेड अबाउट वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ के बारे में किसने कहा है? सी हैड नो टेस्ट फॉर रफ डायमंड्स। चलिए बताइए किसने कहा है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। एच बी रूथ, डब्ल्यू एलन, ई अल्बर्ट, या फिर नन ऑफ दीज। हु सेड अबाउट वर्जीनिया वुल्फ सी हैड नो टेस्ट फॉर रफ डायमंड्स। किसने कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 का। क्या हो जाएगा 17 का राइट आंसर? एच वी रूथ याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये रूथ का है। ठीक, रूथ ने कहा है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिए, हु रोट द एस्पेक्ट्स ऑफ द नोबल इन 1928। ठीक है, किसने लिखा है? 1928 की जगह आप लोग क्या करेंगे? 1927, 1927 करेंगे इसको। ठीक है, कहीं पर आपका 27 दिया है और कहीं पर इसको 28 दिया, तो इसको आप 27 मानेंगे। ठीक है, अधिकांश बुक में आपका 1927 है। ठीक, तो इसको यहाँ पर गलती से यहाँ पर 28 हो गया। ठीक है, 27 करेंगे इसको। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना है किसने लिखा है दोस्तों ये, बताइए। द एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल इन 1927 किसका नोवेल है बताइए। E.M. फॉस्टर, हेनरी फील्डिंग, हैरोल्ड पिंटर, या फिर नन ऑफ दीज। द एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल इन 1927। तो यहाँ पर 18 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? E.M. फॉस्टर। ठीक है, E.M. फॉस्टर का वर्क है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, E.M. फॉस्टर। बाकी आप E.M. फॉस्टर के बारे में आपको मैंने बताया था, इनकी एक दो वर्क्स बताए थे, जैसे आपका अ रूम विथ अ व्यू बताया था मैंने आपको। ठीक है, और क्या बताया था? द लॉन्गेस्ट जर्नी बताया था, इनका वर्क है इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कौन सा वर्क है इनका? अ पैसेज टू इंडिया है इनका 1924। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? E.M. फॉस्टर। ठीक है, तो E.M. फॉस्टर ने लिखा है दोस्तों द एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल इन 1927। ठीक है, E.M. फॉस्टर की बात करें तो E.M. फॉस्टर दोस्तों आप जानती हैं, इनका जो है आपको ध्यान रखना है, इनका जन्म हुआ था 1879 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी डेथ हुई थी 1970 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स जो है, इनके मेजर नोवेल्स जो है दोस्तों, इनके जो नोवेल हैं जो, उनको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो E.M. फॉस्टर थे, इनके अगर बात करें मेजर नोवेल की, एक मिनट। ठीक है, इनके मेजर नोवेल की बात करें, कौन कौन से इनके मेजर नोवेल हैं, तो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला आपको याद रखना है वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, मैंने बताया था ना, ये भी आपको बताया था। ठीक है, पूछा गया है कई बार, ध्यान रखेंगे। WHERE, वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, TREAD, ट्रेड। तो ध्यान रखेंगे ये किसका नोवेल है, आपको पूछा जाएगा। तो किसका नोवेल है? E.M. फॉस्टर का नोवेल है। ठीक है, कब आया था ये नोवेल इनका? 1905 में आया था, 1905 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है इनका। साथ ही साथ दूसरा इनका नोवेल याद रखेंगे, द लॉन्गेस्ट जर्नी। ठीक है, द लॉन्गेस्ट जर्नी। ठीक है, दूसरा वर्क याद रखेंगे, द लॉन्गेस्ट जर्नी। ये इनका नोवेल दोस्तों कब आया था? 1907 में आया था। ठीक है, 1907 में, 1907 में आया था। ठीक है,
2 नोबल आपको ध्यान में रखने, ठीक है। इसके बाद अगला जो इनका नोबल है, कौन सा नोबल है अगला बताइए? मैंने अभी बताया था आपको, बताइए। अ रूम विथ अ व्यू, ठीक है, अ रूम विथ अ व्यू, ठीक है। ये किसका है? ये भी दोस्तों E.M. फॉस्टर का है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके साथ ही साथ अ पैसेज टू इंडिया, ठीक है। अब पैसेज टू इंडिया भी इनका वर्क है, कब आया था? 1924 में आया था, पूछा जाता है कई बार, ठीक है। 1924 में आया था। तो सारे वर्क्स दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं E.M. फॉस्टर की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, T.S. Eliot's एज वेंसडे हैज। चलिए आंसर कीजिए, ठीक है। T.S. Eliot का वर्क है दोस्तों ये, ठीक है, एज वेंसडे। इसमें दोस्तों आपको पूछा गया है कितने पार्ट हैं इसके? 4 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, 6 पार्ट्स या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? T.S. Eliot's एज वेंसडे हैज कितने पार्ट्स थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी T.S. Eliot के बारे में मैंने अभी ऊपर आपको सारे फैक्ट बताए हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, और आज का आखिरी क्वेश्चन आपने आंसर करना है दोस्तों। W.B. Yeats डाइड इन, बताइए, 1936, 37, 38, 39, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? W.B. Yeats का जो है बॉर्न पूछा जाएगा, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1865 में, 1865 में जन्म हुआ था W.B. Yeats का। ये भी दोस्तों एक आयरिश पोएट है W.B. Yeats, ठीक है। तो इनकी डेथ कब हुई थी पूछा गया आपको, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा? W.B. Yeats डाइड इन 1939, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बॉर्न और डाइड दोनों याद रखेंगे W.B. Yeats का, ठीक है। 1865 में इनका जन्म हुआ और 1939 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनकी इम्पोर्टेंट वर्क्स W.B. Yeats के आप सभी ने पढ़े हैं, ठीक है। कौन कौन से वर्क हैं W.B. Yeats के? जैसे आपका इन द सेवन वुड, ठीक है। इन द पूछा जाएगा आपको, इन द सेवन वुड्स किसका वर्क है, ठीक है। अभी आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन जब आप वहाँ परीक्षा हॉल में होंगे ना, तो वहाँ पर आपको फिर कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इन द सेवन वुड्स जो है किसका वर्क है? W.B. Yeats का है, ठीक है। दी टावर हो गया, ठीक है। दी टावर किसका वर्क है? ये भी W.B. Yeats का है, ठीक है। साथ ही साथ इनका वर्क है दोस्तों ईस्टर, मैंने बताया ना, ईस्टर कितना बताया था? ईस्टर 19, बताइए, 1916 ईस्टर, ठीक है, W.B. Yeats का है। और साथ ही साथ दोस्तों इनका एक वर्क है अ विजन, ठीक है, ये भी बताया था मैंने। अ विजन जो है इनका वर्क है, ठीक है। बाकी इनके वर्क आप जानती हैं, द सेकंड कमिंग हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, द सेकंड कमिंग, द सेकंड कमिंग, ठीक है। द सेकंड कमिंग के साथ साथ और कौन कौन सा वर्क है बताइए? ईस्टर हो गया, द टावर हो गया, इन द सेवन वुड्स हो गया, और कौन कौन से वर्क हैं बताइए? सेलिंग टू बाइजेंटियम है इनका वर्क, ठीक है, इनको नोट करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखने आपने सारे, ठीक। और कौन से हैं इसके अलावा W.B. Yeats के, बताइए? सेलिंग टू बाइजेंटियम, ठीक है, सेलिंग टू बाइजेंटियम, बाइजेंटियम, ठीक। और कौन सा वर्क है? लीडा एंड द स्वान, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इन्हीं का वर्क है, लीडा एंड द स्वान, किसका वर्क है लीडा एंड द स्वान? ये भी दोस्तों आपका W.B. Yeats का वर्क है, ठीक है। और एक और वर्क है इनका दोस्तों, ये किसका है बताइए? व्हेन यू आर ओल्ड, ये भी दोस्तों किसका वर्क है? W.B. Yeats का है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों, ठीक है। और आज के सेशन में दोस्तों इतना ही।
आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।